पार्ट 1 में आपने देखा था कि सुमेध के भाई विजय ने प्रियंका के सामने सुमेध की शादी वाली बात बताकर सुमेध की पट्टी पोल खोल दी थी। अब आखिर क्या रिएक्शन होगा प्रियंका और सुमेध का। वैसे आपको बता दूं कि आज का लाइक टारगेट 100 है। ये पूरा होते ही अगला पार्ट आ जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। ये बात सुनकर सुमेध और सिया विजय की तरफ देखने लगे और प्रियंका ने जवाब दिया, किसकी शादी? ये सुनते ही सब घर वाले समझ गए कि सुमेध ने किसी को नहीं बताया कि उसकी शादी हो गई है। विजय अब डर गया था क्योंकि सुमेध से अब उसे डांट पड़ने वाली थी। तभी प्रियंका बोली, विजय किसकी शादी की पार्टी के लिए बोलूं? फिर प्रियंका सुमेध की तरफ देखते हुए बोली, सुमेध किसकी शादी की बात हो रही है? तभी सोनम बोली, ये सिया भाभी की। फिर विजय अपनी पत्नी की तरफ देखकर उसे डांटने लगा और धीरे से बोला, खुद तो मरेगी ही पागल, मुझे भी साथ में मरवाएगी। प्रियंका कुछ समय तक चुप रही और फिर बोली, वाह सुमेध, तुमने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। सुमेध कुछ बोलता उससे पहले ही प्रियंका ने खुशी जताते हुए कहा, तो इस बात पे पार्टी तो बनती है। फिर सुमेध के दोनों भाइयों ने कहा, हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। फिर सुमेध भी कुछ नहीं बोला और अपने कमरे में वापस चला गया। उसके पीछे सिया भी दौड़ कर गई और सुमेध के सामने जाकर बोले, हमें माफ कीजिएगा, हमारी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ा। और अब ये पार्टी, हम एक काम करते हैं, कहीं चले जाते हैं, आपको फिर हमारी वजह से तकलीफ नहीं होगी। सुमेध उसकी तरफ देखता रहा, फिर उसका हाथ पकड़कर उसको बाहर लाया जहां पर उसका पूरा परिवार खुशी से तैयारियों के बारे में बात कर रहे थे। फिर सुमेध बोला, मैं भी कर सकता हूँ या फिर भाग सकता हूँ, लेकिन जो मेरे परिवार के चेहरे पर खुशी है वो मैं नहीं छीन सकता। और तुम मेरी दोस्त हो तो तुमसे भी यही चाहूंगा कि मेरा परिवार तुम्हारी वजह से दुखी ना हो, खासकर मेरी माँ और मेरे पापा। कहने के बाद सुमेध प्रियंका के पास गया और उसको हॉस्पिटल चलने को बोला और फिर दोनों वहां से निकल गए। अब संजना जैसे ही सोनम के पास आने लगी वैसे ही सोनम अपने कमरे की तरफ चली गई, क्योंकि सोनम संजना से नाराज थी कि संजना ने उसे सुमेध और अपने बारे में नहीं बताया था। हाँ, वो ही रिश्ते वाली बात। रिद्धि भी कॉलेज चली गई और मास्टर जी की तबीयत ठीक ना होने के कारण वो छुट्टी पर थे। तो सुनीता जी और मास्टर जी बैठकर कामों की लिस्ट बनाने लगे और मास्टर जी की माँ अपने कमरे में आराम करने लगी। सिया वहीं खड़ी अभी भी बस सोचे जा रही थी और देखे जा रही थी। वहां सुमेध भी अपने क्लिनिक में बैठकर पार्टी के बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा था कि उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे क्योंकि सिया उससे उम्र में बहुत छोटी है। हालांकि सुमेध अपने शरीर पे बहुत ध्यान रखते थे, इसलिए उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। लेकिन फिर भी सिया उसके सामने बच्ची लगती थी क्योंकि सिया की उम्र उनसे आधी थी। उधर सिया ये सोचकर दुखी थी क्योंकि उसे लग रहा था कि सुमेध के सामने उसे सब बहुत कम और नीचा दिखेंगे, बोलेंगे कि पढ़ी लिखी नहीं है। वो सोच सोच कर परेशान थी कि न जाने ऐसे पार्टियों में क्या होता है, मैं कैसे उनके बीच बैठ पाऊंगी। फिर देखते ही देखते रात हो गई और सब खाने की टेबल पर मिले। सारे लोगों ने सोच रखा था कि उनको कौन सी जिम्मेदारी लेनी है। सबसे पहले रणवीर बोला, पापा मैं सजावट का सब देख लूंगा। फिर विजय बोला, पापा मैं सबके कपड़े का देख लूंगा। और सोनम भी फैशन डिजाइनर है तो हम दोनों सबके कपड़ों का देख लेंगे। फिर रिधि बोली, मैं मेकअप का देख लूंगी। और मम्मी पापा आप खाने का देख लेना। तभी दादी बोली, मैं कुछ नहीं देखूंगी, बस आराम से बैठकर काम चोरी वाले पे नजर रखूंगी। यह सब सुनकर सब हंसने लगे। तभी सुमेध बोला, संजना तुम सारे मेहमानों का देख लेना। तो संजना थोड़ा सा मुस्कुराई और फिर किचन की तरफ चली गई। तभी सबको ये एहसास हुआ कि उन्होंने संजना को कोई काम नहीं दिया था। फिर सारे लोग वहां से उठकर अपना खाना पीना खत्म करने के बाद अपने अपने कमरे में चले गए और सबने 2 दिन की छुट्टी ले ली ताकि सारा काम कर सके। अब सुमेध बाहर से टहल कर कमरे में आया तो उसने देखा कि सिया वहां से वहां और वहां से यहाँ घूम रही है। फिर सुमेध उसके पास गया और बोला, सिया क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? बोल। सिया बहुत ही विचलित हो चुकी थी, उसको कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। फिर सुमेध उसको पकड़कर बोला, सिया लंबी सांस लो और आराम से बताओ कि हुआ क्या है। सिया ने कहा, मैं पार्टी के बारे में सोच रही हूँ, कैसे सब क्या होगा पार्टी में और क्या बोलेंगे लोग। सुमेध उससे थोड़ा अलग हुआ और बोलने लगा, हाँ सिया, मुझे पता है कि सब बोलेंगे कि मैंने एक बच्ची से शादी की है
और ये सुनकर शर्म तो आएगी, लेकिन क्या करें, सामना करना है सबका। फिर सुमेध पीछे मुड़ा और देखा तो सिया वहां पर नहीं थी। सिया ने सुमेध की एक बात भी नहीं सुनी। वो बालकनी में खड़ी थी। फिर सुमेध अपने बेड पे जाकर सो गया। अब अगले दिन सुबह सिया और सुमेध रेडी होकर अपने कमरे से बाहर आए और उन्होंने देखा कि घर पर पूरा शोरगुल हो रहा है। उधर से रिधि ने सुमेध का बैग हाथों में ले लिया और फिर बोली, हम लोगों ने छुट्टी ले ली है, तो आप काम पर कैसे जा सकते हो? मैंने बोल दिया है फोन करके कि अब 4 दिन की छुट्टी है आपकी। ये बोलकर रिधि सुमेध का बैग लेकर चली गई। सुमेध मास्टर जी के पास बैठा और बोला, पापा मैं घर पे कैसे बैठ सकता हूँ, मुझे वहाँ बहुत से काम होते हैं। तो मास्टर जी कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, कुछ दिन जीवन में अपने लिए भी होता है। याद है पिछले 10 सालों में तूने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, अब ले ले। सुमेध मास्टर जी को कुछ नहीं बोल पाया और वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया। सिया उसके पीछे कमरे की तरफ गई और वो कमरे की साफ सफाई करने लगे। सुमेध ने उसकी तरफ देखा और उसको बुलाया, वो धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए सुमेध के पास गई। तो सुमेध बोला, सिया इस कमरे की सफाई हो गई है? अगर तुम्हें इतना भी साफ करने का मन करा है तो बाहर जाकर करो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये सब तुम्हें माँ करने को बोलती है। चलो बताओ, माँ ने क्या कहा तुम्हें? तो सिया बोली, कुछ नहीं कहा माँ ने। ये सुनकर सुमेध नाराज हो जाता है और बोलता है, हटो मैं खुद ही पूछ लेता हूँ माँ से। तो सिया बोली, नहीं नहीं, माँ ने कहा था कि अपने बच्चियों पर नजर रखनी चाहिए। सुमेध सिया की तरफ उंगली दिखाते हुए गुस्से से बोला, देखो सिया मेरा दिमाग मत खराब करो। तुम ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। और ये क्या पति पति लगा रखा है? नहीं हूं मैं तुम्हारा पति, समझी ना तुम। और एक बात, ये माँ की बातों में ज्यादा ध्यान मत दिया करो। सिया को ये सारी बातें अच्छी नहीं लगी और सिया वहीं अपना सिर नीचे किए खड़ी रही। फिर सुमेध उसकी तरफ देखकर बोला, ये सब तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा है तुम्हें कि मुझे अकेले रहने की आदत है, लेकिन तुम्हें मैं अपना दोस्त समझा है और उस हक से तुम इस कमरे में रह रही हो ना, ना कि मेरी पत्नी बनकर, समझ गई ना? सिया ने नजरों को बिना ऊपर किए ही जवाब दिया, जी। सुमेध बोला, अब जाओ यहाँ से। सिया चुपचाप वहां से बाहर चली गई और उसकी आंखों से जो आंसू आ रहे थे उसे छुपाने के लिए वो बाहर बगीचे की तरफ चली गई। वहीं बैठकर वो सोचने लगे कि सुमेध सही तो बोल रहे हैं। आखिर उनको हमारी वजह से ही ये परेशानी हो रही है। कुछ समय बाद सिया वापस घर गई। उसने देखा कि सब अपने अपने काम को बड़ी चाव के साथ कर रहे थे। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ी तो वहां सुमेध खड़ा होकर किसी से फोन पर बात कर रहा था। सिया उसे देखते देखते खो गई। वो सोचने लगे कि इस इंसान की बात उसे इतना परेशान क्यों करती है, जबकि उसने खुद दोस्ती के लिए हाँ बोला था। फिर कुछ समय बाद सुमेध अपना फोन रख देता है और सिया के पास जाता है और उसके सामने आने के बाद वो सिया से बोलता है, ये तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? सिया नर्वस होते हुए बोले, नहीं नहीं, तो हम आपको नहीं देख रहे थे, हम तो वो सामने छिपकली को देख रहे थे, कहीं आपके ऊपर गिर जाती तो। सुमेध को कुछ समझ में नहीं आया और दूसरी बार कुछ पूछने ही वाला था। सिया को पता चल गया था कि सुमेध कुछ पूछने वाला है, इसलिए वो वहां से फट से भाग गई। तो सुमेध बोला, सिया रुको। लेकिन सिया किचन की तरफ दौड़कर चली गई। ये देखकर सुमेध सोचता है, अजीब लड़की है। तभी रणवीर आया और बोला, भैया मैंने सब कर लिया है, अपना काम और संजना में भी कर लिया है। तभी सुमेध बोला, तो मुझे क्यों बता रहे हो? ठीक है जो भी है, देखो तुम लोग। ये कहने के बाद सुमेध वहां से चला गया। 2 दिन के बाद आज शाम को पार्टी है। तो मास्टर जी कहते हैं, सारे लोग सुनो, शाम को कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझे ना? तभी सुनीता जी बोले, आप चुप रहिए ना, सब अच्छा ही होगा। मैं बहुत खुश हूँ अपने बहू और बेटे के लिए। ये सुनकर रणवीर बोला, हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ। अब भैया की जिंदगी में उन्हें संभालने भी कोई आ गई है। और सुमेध और सिया भी अपने कमरे से बाहर आए और सबके साथ बैठकर बातें करने लगे। देखते देखते शाम हो गई। सब तैयार होकर पार्टी में आ गए थे। फिर कुछ समय बाद पार्टी में सुमेध और सिया भी आए और सबकी आंखें सिया पर जाकर रुके। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी। सुमेध के जितने दोस्त थे वो सुमेध के पास आए और बोले, भाई भाभी तो बहुत सुंदर है। सुमेध मुस्कुराया और बोला, हाँ पता है। फिर संजना और सोनम के माता पिता भी आए थे, जो सिया के पास आकर उसको आशीर्वाद और प्यार के साथ साथ उसकी खूबसूरती का भी गुणगान कर रहे थे। कुछ समय बाद वहां पर सिया के चाचा और चाची और उनके साथ उनकी बेटी और बेटा भी आ गए थे। और सब उन लोगों को देखकर ये सोचने लगे कि पता नहीं ये कौन है, क्योंकि वो बहुत बुरे और अजीब से कपड़े पहन कर आई थी। सिया उनके पास गए और चाचा जी का हाथ पकड़कर बोले, चाचा जी
क्या हुआ? आप लोगों की हालत इतनी बुरी कैसे हो गई? तो उसके चाचा और उसके चाची दोनों उसके कदमों में बैठकर रोने लगे और उससे माफ़ी माँगने लगे। सारी बातें फिर पार्टी में आए मेहमानों के सामने आ गई। सबको पता चल गया कि सिया एक गरीब घर की लड़की है और वो पढ़ी-लिखी भी नहीं है। अब सिया ने अपने चाचा-चाची को माफ़ कर दिया, लेकिन अब उसे वहाँ के लोगों की नज़र अच्छी नहीं लग रही थी। सब उसकी तरफ देख रहे थे और सिया को ऐसा लगने लगा था कि वो उस पार्टी में शामिल होने के लायक भी नहीं। सिया वहाँ से अपने कमरे में चली गई और साथ में ही वो अपने चाचा और चाची को भी वहाँ से ले जाती है। कुछ समय के बाद पार्टी खत्म हो जाती है और सब हॉल में बैठते हैं। तभी कुछ समय बाद वहाँ सिया आती है और साथ में अपना बैग भी लाती है। ये देखकर सुनीता जी कहती है, सिया ये बैग तुम कहाँ जा रही हो? तो सिया बोली, माँ मैं इस परिवार के लायक नहीं हूँ, खासकर सुमेध जी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं अपने चाचा और चाची के साथ वापस अपनी जिंदगी जीने जा रही हूँ। ये सुनने के बाद सुनीता जी रोने लगती है और मास्टर जी की तरफ देखकर बोलती है, आप ही रोकिए ना इसको। लेकिन मास्टर जी उसे नहीं रोकते और सिया अपना सामान लेकर गांव के लिए निकल जाती है। सुमेध का परिवार सिया को रोक नहीं पाता और सुमेध चुपचाप वहां खड़ा रहता है और सोचता है कि सिया के लिए यही सही है। करीब 1 महीना बीत जाता है और सुमेध और उसके हॉस्पिटल के साथी सिया के गांव में अपना शिविर लगाते हैं, जिसमें वो लोगों को बिना शुल्क के जांच करते हैं। सिया के गांव में एक ब्लॉक था, वहीं पे सुमेध का शिविर लगाया गया था। वहां सुमेध की नजर सिया पर गई, जो वहां झाड़ू लगा रही थी। सुमेध को समझ में नहीं आया कि सिया वहां कैसे और ये क्यों करी है, तो वो सिया के पास गया। सिया सुमेध को सामने देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन दूसरे ही पल उसके चेहरे की खुशी गायब हो गई और वहां से भागने लगी। तभी सुमेध ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, सिया ये क्या हालत बना रखी है तुमने? और तुम अपने चाचा चाची के साथ गई थी ना, तो ये सब क्या है? फिर सिया ने बताया कि जैसे चाचा चाची हमें यहाँ लेकर आए तो हमने देखा कि उनकी हालत अच्छी है, वो तो बस ड्रामा कर रहे थे वहां पर। बाद में चाचा जी ने बताया कि चाची को किसी ने ऐसा करने के लिए पैसे दिए थे। सुमेध कुछ समय वहां पर चुपचाप खड़ा रहा, दोनों के बीच सिर्फ चुप्पी थी। बहुत समय होने के बाद सुमेध ने कहा, तुम मेरे साथ चलो। तो सिया बोली, नहीं, हम नहीं जाना चाहते और किस मुँह से हम वहां जाएंगे? तो सुमेध ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगा। सिया बस उसे कहते रह गए, लेकिन सुमेध सिया की एक भी नहीं सुन रहा था। कुछ समय के बाद सुमेध सिया को लेकर घर गया और सब सिया को देखकर खुश हो गए, लेकिन सुनीता जी ने सिया को वहीं रोक दिया और सुनीता जी बोली, ये मेरा घर है, कोई आश्रम नहीं कि जब चाहो आ जाओ और जब चाहे चले जाओ। सुनकर सिया वहीं रुक गई और उदास हो गई। सुमेध उसको उदास देखकर माँ को मनाने लगा और बोला, माँ सिया का कोई नहीं है हमारे अलावा, वो कहाँ जाएगी? प्लीज उससे बात करो, माँ वो आपकी सिया है। तो सुनीता जी बोली, नहीं, जाओ तुम अपनी पत्नी को लेकर रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लड़की इस घर में नहीं आएगी। फिर सुमेध ने सुनीता को सब बताया कि सिया के साथ ये चाल चली गई थी। फिर सुनीता जी ने भी सिया को माफ कर दिया और कहा, ये आखिरी बार मैं तुम्हें बोल देती हूँ कि ये घर तुम्हारा है और अब तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगे, बस समझ गई ना? सिया फिर थोड़ी मुस्कुराई और अंदर आ गई। फिर उसको सोनम और रिधि ने भी वेलकम किया और संजना भी मुस्कुराई। फिर सब लोग हॉल में बैठे और वहां बातचीत चलने लगी, किसने आखिर उन लोगों को यहाँ बुलाया होगा? सिया बोली, पता नहीं, ये चाचा जी ने नहीं बताया। उतने में रणवीर बोल पड़ा, और किसने बुलाया होगा? जो सारे मेहमान को इनवाइट कर रही थी, उसी ने बुलाया होगा। ये सुनते ही सब संजना की तरफ देखने लगे, क्योंकि मेहमान को बुलाने की जिम्मेदारी संजना की थी। फिर संजना ने कहा, नहीं, मैंने उन्हें नहीं बुलाया था। रणवीर आप ये क्या कह रहे हैं? रणवीर गुस्से में वहां से उठा और संजना के सामने खड़ा होकर बोला, और कौन बुलाएगा? तुम ही बताओ। और किसी सिया भाभी की बेइज्जती करके खुशी मिलेगी, और तुम ही हो जो सिया के आने से खुश नहीं थे और आज तक तुम भैया को भूल नहीं पाए, क्योंकि तुम्हारी शादी एक डॉक्टर के बजाय एक मामूली नौकरी करने वाले से हो गई। आज तुम और ना आज तुम और ना मैं इस शादी से खुश है। संजना ये सुनकर रोने लगी और रणवीर का हाथ पकड़कर बोलने लगी, मैंने नहीं किया, यकीन कीजिए। माना कि हमारे बीच आज तक वैसा रिश्ता नहीं रहा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि आपकी मामूली नौकरी है। सुनीता जी ये सब सुनकर अपने होश में नहीं थी। वो मास्टर जी को पकड़कर रोने लगी और बोले, मैं एक बेटे के लिए परेशान थी, लेकिन यहाँ ये इतने दिनों से घुट घुट कर जी रहा था और किसी को बताया भी नहीं। तभी संजना बोले, सुमेध, मैंने कुछ नहीं किया,
सिया, मैंने नहीं बुलाया था तुम्हारे चाचा और चाची को। रिद्धि, सोनम, विजय, कोई तो यकीन करो मेरी बात पर। रणवीर फिर वहां से संजना की तरफ गया और उसका हाथ थामकर बोला, मैं यकीन करना चाहता हूँ लेकिन कैसे करूं? पहले भी यकीन करना चाहता था, लेकिन तुमने कभी मेरे यकीन की कदर नहीं की। आज तुम आजाद हो इस रिश्ते से, तुम जा सकती हो। संजना रोते हुए मास्टर जी के पैरों पर बैठ गई और बोले, पापा मैं नाराज रहती थी सिया से, लेकिन मैंने उस फंक्शन वाले दिन ही ये मान लिया था कि वो इस घर की सदस्य है। मैं नहीं कर सकती ऐसा किसी के साथ। पापा मैं रणवीर के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने का सोच चुकी थी। मैंने नहीं सोचा था कि ये सब हो जाएगा। सब बहुत दुखी हो गए थे। फिर मास्टर जी ने संजना को नीचे से उठाया और अपने पास बैठने को कहा और सबको वहां बैठ जाने को कहा। फिर वो सिया को बोले, सिया तुम अब संजना को सजा दो या माफ करो, तुम्हारे ऊपर है। हाँ, लेकिन मुझे यही लगता है कि संजना मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगी। संजना मास्टर जी की बात पर बहुत खुश हुई। फिर सिया ने कहा, संजना दी, माना कि आप हमें पसंद नहीं करती और आपकी सुमेर जी से शादी होने वाली थी, लेकिन रणवीर भैया इन्होंने कभी भी सुमेर जी से रिश्ता बनाने की कोशिश नहीं की और हमेशा आपके साथ बने रिश्ते का सम्मान किया है। अब आप इन्हें माफ कर दीजिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। फिर सब अपने कमरे में चले गए। सुमेर ने माँ के कंधे पर सर रखा और कहा, सब ठीक है माँ, कुछ नहीं हुआ है। माँ और पापा को भी कमरे में जाकर आराम करने को कहा। फिर सुमेर और सिया अपने कमरे में गई। वहां सिया ने देखा कि उसका अलमीरा और उसके तरफ का बेड बिल्कुल वैसा ही है। फिर सुमेर ने सिया से कहा, तुम आराम कर लो थोड़ा, फिर हम लोग शाम को बाहर घूमने जाएंगे। तभी सिया बोले, हम लोग मतलब? तो सुमेर बोला, हाँ हम लोग मतलब माँ, पापा, रणवीर, सजना, विजय, सोनम, रिधि और दादी और हम दोनों। तो सिया मुस्कुराई और बोली, हाँ ठीक है। फिर सुमेध पेन और पेपर लेकर बालकनी में चला गया। फिर सिया अपने सर पे थपकी मारते हुए बोली, और हमने सोच लिया था कि वो हमारे साथ अकेले जाएंगे। तब तक सुमेध वापस कमरे में आया और सिया चुप हो गए। तब सुमेध बोला, कुछ कहा तुमने? तो सिया बोली, नहीं, कुछ सुना आपने? तभी सुमेध बोला, नहीं, अगर सुना होता तो पूछता क्यों? मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ काम से। फिर सुमेध दरवाजे से मुस्कुराता हुआ निकल गया, क्योंकि उसने सिया की बात सुन ली थी और उसे ये सुनकर अच्छा भी लगा था। फिर शाम हुई, सारे लोग तैयार होकर हॉल में आ गए और दादी ने घर पे रहने का निर्णय लिया था। सुमेध भी बाहर से आ चुका था और सिया भी तैयार होकर हॉल में आ चुकी थी। सुमेध जब हॉल में आया तो उसने देखा सब एकदम चुपचाप खड़े थे। फिर सुमेध बोला, विजय एक और कार तुम निकालो, एक मैं निकालता हूँ, और मेरे साथ माँ, पापा और रिधि बैठ जाएगी और तुम्हारे साथ सोनम और रणवीर, संजना। तभी रिधि बोले, भैया आप सिया को भूल गए क्या? आपने नाम ही नहीं लिया। ये सुनकर सिया का मुंह उतर गया और वो अपना सर नीचे करके खड़ी हो गई। तभी सुमेध अपने शर्ट का स्लीव ठीक करते हुए बोला, सिया का नाम क्यों बोलूंगा? तो रिधि बोली, मतलब सिया को आप नहीं ले जाओगे? सिया और ये सुनकर दुखी हो गई और मासूम सा चेहरा बनाकर सुमेध की तरफ देखने लगी। लेकिन सुमेध अपना स्लीव ठीक करने में लगा हुआ था और सिया की तरफ देख भी नहीं रहा था। फिर सुमेध ने कहा, नहीं नहीं, सिया का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि सिया तो मेरे साथ ही जाएगी ना, इसमें बोलना क्या है? ये सुनने के बाद रिधि जोर जोर से हंसने लगी और उसके साथ पूरा परिवार वाले भी हंसने लगे। फिर सुमेध रिधि और पूरे परिवार की तरफ देखने लगा कि क्या हो गया, हंस क्यों रहे हैं। तभी रिधि ने सिया की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुँह देखिए इनका कैसा हो गया, ना ले जाने की वाली बात पे। फिर सुमेध सिया की तरफ देखा और सिया ने अपना चेहरा नीचा की तरफ कर लिया था। फिर सुमेध सिया को देखकर मुस्कुराया और सबको गाड़ी में बैठने को कहा और खुद भी बाहर चला गया। सबके जाने के बाद सुनीता सिया का हाथ पकड़कर बोली, जब पति अपने साथ ही तुम्हें जोड़ ले, मतलब तुम्हारी और उसकी गिनती एक हो जाती है, तो समझ जाना कि तुम दोनों अब एक हो, प्यार करता है तुमसे। ये कहने के बाद सुनीता जी वहां से बाहर चली गई। फिर सिया थोड़ी मुस्कुराई और वो भी बाहर की तरफ चली गई। सारे लोग गाड़ी में बैठ गए और फिर सब लोग वहीं एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए। वहां पर सुमेध ने सारे कपल्स के लिए अलग अलग टेबल बुक कराई थी और रिधि को अपने और सिया के साथ रखा था। सोनम और विद्या तो एक दूसरे के साथ बात करने में व्यस्त थे और माँ पापा भी बहुत खुश थे बाहर आकर, और बहुत दिनों के बाद हर चीज को भूलकर दोनों साथ में अकेला खाना खा रहे थे। वही रणवीर और संजना के बीच कुछ बातें नहीं हो रही थी। वो दोनों सिर्फ खाना खा रहे थे और सुमेध सिया
एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन अलग-अलग वक़्त पर। रिद्धि को वहाँ एक दोस्त मिल गई और वो अपने दोस्त के पास जाने की ज़िद करने लगी, तो मास्टर जी ने जाने की परमिशन दे दी। फिर रिद्धि वहाँ से उठकर चली गई। अब टेबल पे सिर्फ सिया और सुमेध बच गए थे। फिर सुमेध ने सिया से पूछा, तुम्हें क्या खाना है बताओ, मैं वही मंगवाता हूँ। सिया अपना सर नीचे किए हुए बैठी रही थी। वो सुमेध के सवालों का एक जवाब नहीं दे पा रही थी। फिर सुमेध बोला, सिया, ये रहा मेन्यू कार्ड, इसमें देखकर बताओ कि क्या खाना है। सिया ने कहा, आप मंगवा लीजिए, क्योंकि हमें पता नहीं कि इन सब जगह पर हम पहले नहीं आए। फिर सुमेध ने खाना ऑर्डर किया। उसके बाद दोनों के बीच कोई बात नहीं हो रही थी। दोनों चुपचाप बैठे थे। फिर कुछ समय बाद सुमेध बोला, सिया, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। सिया ये सुनते ही नर्वस हो गई और उसके हाथों में जो पानी था वो उसके साड़ी पे गिर गया। सुमेध ये देखा और बोला, क्या हुआ? और ये, अच्छा चलो रहने दो, मैं साफ करवा देता हूँ। फिर सुमेध ने अपना टेबल बदल लिया और अब वो और सिया एक दूसरे के आमने सामने नहीं, बल्कि एक की तरफ दोनों बैठे थे। कुछ समय के बाद खाना टेबल पर आ गया और दोनों खाना खाने लगे। उतने में वहां पर प्रियंका, जो सुमेध की मित्र थी, वो भी आ गए। तो प्रियंका बोली, अरे सुमेध, तुम यहाँ? सुमेध ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया और बोला, हाँ, वो फैमिली के साथ बाहर आया हूँ। तभी प्रियंका बोली, वाह, तुमने बताया नहीं सबको कि तुम्हें कल इंटरव्यू देने के लिए टॉप न्यूज चैनल से इनवाइट किया गया है। अब सुमेध कुछ कह बोलने ही वाला था कि तभी प्रियंका ने वहां से एक गिलास उठाया और एक चम्मच ली और वहां पर उसे बजाकर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और बोली, हमारे मित्र जिनको यहाँ का बेस्ट सर्जन कहा जाता है, उनका कल इंटरव्यू है, क्योंकि वो बहुत लोगों के लिए प्रेरणा है। तो इसी खुशी में मेरी तरफ से हर एक टेबल को हर एक टेबल पर एक एग्जाम। सब लोग वहां पर बैठे तालियां बजाने लगे। फिर प्रियंका ने सिया का हाथ पकड़कर उसे उठाया और बोली, तो यह सुमेध मिश्रा की पत्नी सिया मिश्रा, तो अपने पति की इतनी बड़ी काबिलियत पर ये कुछ बोलना चाहती है आप लोगों के सामने। सिया वहां चुपचाप लोगों के चेहरे देखने लगी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। सिया ने देखा कि सब उसकी तरफ देख रहे हैं। हर किसी की नजरें सिया पर ही थी। सिया हमेशा डर रही थी। उसे ये सब कुछ पता नहीं था। सिया उस समय खुद पे बहुत शर्म आ रही थी। फिर उसने स्मिथ की तरफ देखा, जो सिया को अपनी तरफ देखने का इंतजार कर रहा था। फिर स्मिथ ने सिया को शांत रहने का इशारा किया और खुद उसके साथ खड़ा होकर बोला, तुम मेरे बारे में कुछ मत बोलो, आज मैं तुम्हारे बारे में बोलूंगा। जब से मेरी पत्नी मेरी जिंदगी में आई है, तब से मुझे जिंदगी बहुत अलग लगने लगी है। किसी का जिंदगी में आना मुझे इतना अच्छा लगेगा, ये मुझे पता ही नहीं था। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सिया। फिर वो सिया के सामने खड़े होकर सिया को मुस्कुराने का इशारा करते हुए उसके पास खड़े होकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे हौसला दिया। फिर दोनों बैठ गए और सुमेध ने गुस्से में प्रियंका को बैठने को भी नहीं कहा। फिर प्रियंका को भी इस बात का बुरा लगा कि सुमेध ने उसे पूछा तक नहीं कि तुम क्या हमारे साथ डिनर करोगे। फिर प्रियंका वहां से चली गई, लेकिन सुमेध सिर्फ सिया की तरफ देखे जा रहा था और सिया अपना सर नीचे किए बैठी थी और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। फिर सुमेध देखता देखता वहां से गुस्से में उठकर बाहर की तरफ गया। सिया भी ये देखकर उसके पीछे उठकर गई। सिया ने सोचा कि सुमेध सिया की ऐसी हरकतों पर उससे नाराज हो गया है। बाहर जाने के बाद सिया ने देखा कि सुमेध पार्किंग में खड़ा है और गुस्से में अपना हाथ दीवार पे पटक रहा है। फिर सिया जल्दी से उसके पास गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, देखिए, हम ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं रोएंगे पागलों की तरह, आपकी बेइज्जती नहीं करवाएंगे बाहर में। सुमेध ने कुछ नहीं बोला और सिया को पकड़कर उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, मैं उसे ढूंढने आया हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ये सब करने की? उसने जानबूझकर ये किया है। फिर सिया का सर अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसकी आंखों में देखकर गुस्से में सुमेध ने कहा, अगर किसी ने तुम्हारी आंखों में आंसू लाने की कोशिश की तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं माफ करूंगा। सिया ने सुमेध की परवाही नहीं देखी। वो तो बस उसके गुस्से से डर गई थी। सुमेध को ऐसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उतने में वहां रणवीर और विजय आ गए। रणवीर ने कहा, क्या हुआ भैया? सुमेध अब तक शांत हो चुका और बोला, कुछ नहीं, बस प्रियंका को देखने आया था मैं। उसने जो तमाशा किया अंदर, उसके लिए उससे बात करना चाहता था। तो विजय बोला, लेकिन भैया वो तो बस ऐसे ही भाभी को बोलने वाली होगी, इसमें क्या बात करना। सुमेर ने सिया की तरफ देखा और बोला, सिया तुम अंदर जाओ और संजना
और सोनम के साथ बैठो, हम आते हैं। उसके बाद सिया वहां से दौड़कर भागी अंदर। फिर सुमेध ने कहा, संजना ने बार बार मना करने के बाद मुझे लगा कि संजना सच कह रही है, इसलिए मैंने पता करवाया कि सिया के चाचा चाची को तमाशा करने के लिए किसने बुलाया था। तो पता चला कि उन लोगों को प्रियंका ने बुलवाया था। तो विजय बोला, लेकिन भैया वो आपकी मित्र है, तो वो ऐसा क्यों करेगी? और वो तो बहुत खुश थी। तभी रणवीर बोल पड़ा, मतलब उसने जानबूझकर भाभी को यहाँ पर बोलने के लिए कहा। तो सुमेध बोला, हाँ, क्योंकि उसे पता है कि सिया पढ़ी लिखी नहीं है। उसे पता है कि सिया कभी इतने लोगों के बीच में अपनी बातें नहीं रख पाएगी, क्योंकि वो एक छोटे से गांव से आई है। तो रणवीर बोला, फिर आपने ये बातें भाभी के सामने क्यों नहीं की? तभी सुमेध बोला, मैं नहीं चाहता कि सिया प्रियंका के बारे में गलत सोचे, या फिर प्रियंका इस तरह से किसी के सामने शर्मिंदा हो, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक प्रियंका ने मेरा साथ दिया है। फिर तीनों अंदर गए तो सबने देखा कि उनकी पत्नियां एक जगह पर बैठकर उनका इंतजार कर रही है। फिर तीनों वहां जाकर बैठ गए। सुबह ने सिया की तरफ देखा तो सिया अपना सर झुकाए बैठी थी। फिर रणवीर को भी यकीन हो गया था कि संजना ने कुछ नहीं किया, तो वो संजना से बात करे और उसे माफी मांगे। उसे समझ में नहीं आ रहा था। फिर विजय ने धीमी आवाज में कहा, रणवीर भाभी से माफी मांग ले और बात शुरू। सुमेध ने भी रणवीर को इशारे से संजना से बात करने को कहा। तो रणवीर संजना से बोला, चलो हम थोड़ा टहल कर आते हैं, थोड़ी ताजी हवा मिलेगी, सांसें नहीं आ रही, देखो ना। उतने में सोनम जल्दी से उठकर रणवीर के पीछे से पीठ थपथपाने लगी और बोले, जल्दी बोली, भाभी जल्दी उठो, पता नहीं क्या हो रहा है रणवीर भैया को। कैसे हैं भाई आप लोग? इनको सांस नहीं आ रही है और आप लोग ऐसे बैठे हुए हैं। तभी रणवीर बोला, संजना, सोनम क्या कर रही हो? चलो आइसक्रीम हमने नहीं खाया था, तो वो खाते हैं अपने टेबल पर बैठकर। सोनम फिर विजय की बातों में आ गई और उसके साथ चली गई। रणवीर संजना की तरफ देखकर बोला, तो चले। संजना ने अपना सर हाँ में हिलाया और उसके साथ उठकर चली गई। अब टेबल पर सिर्फ सुमेध और सिया बचे हुए थे। तभी वहां से गुजरता एक इंसान अपनी पत्नी से बोला, लगता है दूसरा विवाह हुआ है इनका। फिर उसकी पत्नी बोले, नहीं जी, मुझे लगता है कि ये लोग पति पत्नी नहीं है, क्योंकि ना तो उम्र एक है और ना ही रहने का तरीका। हो सकता है लोग साथ में काम करते होंगे, मीटिंग के लिए भी आजकल लोग यहाँ ही आते हैं। ये सारी बातें सुनकर सुमेध और सिया दोनों ने अलग अलग बातें अपने दिमाग में बैठा ली थी। सुमेध ने सोच लिया था कि वो उम्र के फासले की वजह से ऐसा बोल कर गए हैं। सिया ने सोचा कि मैं सुमेध जी के तौर तरीके जैसी नहीं हूँ, और सुमेध जी देखने में पढ़े लिखे लगते हैं और मैं पढ़ी लिखी कहीं से भी नहीं लगती हूँ, इसलिए वो लोग ऐसा बोल कर गए हैं। एक दूसरे के लायक और काबिल नहीं है। वह रणवीर और संजना काफी दूर एक साथ चलने के बाद दोनों ने एक ही वक्त पे एक दूसरे से कुछ कहने का प्रयास किया। फिर दोनों की बातें टकरा गई और फिर दोनों चुप हो गए। फिर थोड़ा ठहर कर रणवीर बोला, संजना मुझे पता है, माफ कर देना। पता नहीं संजना, मुझे माफ कर देना। पता नहीं सुबह मैंने क्या कुछ नहीं बोल दिया तुम्हें, मुझे जरा सा भी होश नहीं रहा। ये सुनकर संजना बोली, मतलब आप मुझसे नाराज नहीं है? तो रणवीर बोला, नहीं, बल्कि मैं शर्मिंदा हूँ अपनी सुबह की हरकत पे। मैं जान गया हूँ कि वो सब तुमने नहीं किया है। वो तो तभी संजना बोले, वो तो किसने किया है रणवीर? क्या आप लोगों को पता लग गया है? तो रणवीर बोला, हाँ, वो सब प्रियंका ने किया है। तुम्हें पता है, अभी भी उसने सिया भाभी को जानबूझकर नीचे दिखाया। ये सुनकर संजना बोली, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? तो रणवीर बोला, पता नहीं, लेकिन मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ कि ये तुमने नहीं किया। संजना ने अपना सर नीचे किया और बोली, इसमें आपकी गलती नहीं है, मेरी ही गलती है। मैंने कभी अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। फिर रणवीर भी मुस्कुराया और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। वहां सोनम और विजय भी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। रिद्धि अपने दोस्तों के साथ पूरे मजे कर रही थी। सुमेध सिया के बीच अब भी कोई बात नहीं हो रही थी। वो दोनों अभी भी एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। उधर से रिद्धि आई और बोली, पापा, अब हम सबको घर चलना चाहिए, दादी अकेली होगी। मास्टर जी और मास्टर जी और सुनीता दोनों उठे और अपने बच्चों को चलने का इशारा किया। फिर सब लोग जैसे ही कार में बैठ गए। फिर सुमेध की गाड़ी में रिद्धि ने गाना चलाने की जिद की तो सुमेध ने रेडियो ऑन किया और उस पे एक गाना बज रहा था, तू सूरज में सांझ पिया जी। तभी सुमेध को उस गाने के लिरिक्स पे ध्यान गया, जिसमें ये कहा जा रहा था
कि तू सवेरा है तो मैं शाम हूँ। फिर उसने सोचा कि इसका मतलब यही है कि अगर हम सूरज की रोशनी में रहेंगे तो ही हमें शाम को से मोहब्बत होगी, क्योंकि धूप से सामना होगा, तभी तो अहमियत शाम के छाँव की होगी। सुमेध ये सब सोच ही रहा था कि रिद्धि ने जोर से बोला, भैया आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? सुमेध अचानक से बोला, क्या हुआ? तो रिद्धि बोली, गाना बदल दीजिए, कुछ अच्छा सा लगाइए ना। सुमेध ने दूसरा चैनल लगाया तो उसमें बज रहा था, हाथ थाम ले पिया, हाथ थाम ले पिया, करते हैं वादा, आज से तू आरज़ू, तू है इरादा, तू ही है इरादा। ये सुनकर सुमेध के होठों पे मुस्कान आई और फिर तब तक सब घर पहुंच गए थे। घर जाने के बाद रिधि दादी को खाना देने उनके कमरे में गई और पूरा परिवार आराम करने अपने कमरे में चले गए। सिया रूम में जाने के बाद कपड़े बदलने चली गई। फिर सुमेध ने भी टी शर्ट और ट्राउजर पहन लिया। सुमेध ने देखा कि सिया ने हल्की गुलाबी रंग की कुर्ती और सफेद रंग का पजामा पहन रखा है। उसमें उसकी खूबसूरती चार चांद लगा रही थी। तभी सुमेध बेड पर बैठ गया और सामने खड़ी सिया को देखकर बोला, ये कपड़ों में तुम पहले से ज्यादा अच्छी लग रही हो। मतलब होटल गई थी ना, उससे उस कपड़ों से। सिया ने इसे दूसरे तरीके से सोचा और बोली, जी हमें पता है कि हम अच्छे नहीं लग रहे, वैसे भी हाई फाई तो नहीं दिख सकते हम बाकियों की तरह, तो आप ये बोलकर मेरे अनपढ़ होने का मजाक उड़ा लीजिए। तो उसमें देहरानी बोल तो उसमें देहरानी से बोला, लेकिन सिया मैं तुम्हारा मजाक क्यों बनाऊंगा? क्या तुम मुझे समझ नहीं पाई हो? तुम जानती हो कि मैं तुम्हारा मजाक क्या किसी का भी मजाक नहीं उड़ाती। सिया चुपचाप अपना सिर नीचे करके खड़ी हो गई और उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। तभी सुमेध उसकी आंखों में आंसू देखकर घबरा गया और बोला, सिया तुम रो रही हो? मैं डांट नहीं रहा हूं तुम्हें और ना ही तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूँ, बल्कि मैं तुमसे। आगे सुमेध ने कुछ नहीं कहा और वहां से उठकर टहलने चला गया। वहां जाने के बाद वो सोचने लगा कि कहने में जैसे बिना सूरज के सांझ नहीं हो सकता, वैसे ही अब मैं सिया के बगैर नहीं रह सकता। और दूसरा गाना भी संकेत था मेरे लिए कि उसका हाथ थामूं और उसको जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका हो। फिर कुछ समय बाद सुमेध अपने कमरे में आया और उसने देखा कि सिया सो गई है। फिर वो लैपटॉप पे कुछ काम करने लगा और कुछ समय बाद वो सो गया। अगले दिन सुबह हुई। हमेशा की तरह घर की औरतें जल्दी उठकर घर के कामों में जुट गई थी। फिर कुछ समय बाद खाने के टेबल पर सारे लोग नहा धोकर तैयार होकर खाना खाने के लिए आए। खाना खाने के बाद सुमेध ने कहा, मुझे आप सबसे कुछ कहना है। अब आखिर सुमेध सबके सामने क्या कहना चाहता है, ये जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखना। धन्यवाद।